सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो द्वितीय भाग है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो सीरीज़ हमारा चल रहा है आज उसका द्वितीय भाग है और आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था। तो आज हम रीतिकाल की रीतिकाल का नामकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन के नीचे है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रविवार को मैं 100 MCQs लाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल का नामकरण में रीति काव्य ये नामकरण किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य नाम दिया था रीतिकाल को। फिर दूसरा आता है अलंकृत काल। ये नामकरण किया था मिस्र बंधु ने। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नामकरण किया था। फिर आता है रीतिकाल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया था। फिर आता है श्रृंगार काल जिसका नामकरण किया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था। फिर आता है कलाकाल। कलाकाल का नाम दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था। ठीक है, फिर आइए पढ़ते हैं आदिकाल। ठीक है, आज से हमारा आदिकाल जो है शुरू होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन कुछ इस प्रकार है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था थी उसी से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, ऐसा माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, तो आदिकाल का जो समय सीमा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1050 से लेकर संवत 1375। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो ये उसका काल विभाजन है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ये आदिकाल में होता था। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, रासो आपने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, तो ये सब आदिकाल में लिखा गया है। और इसमें जो होता था, इसमें आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण, ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ठीक है, इसमें जो मेन होता था वो होता था राजाओं का पराक्रमपूर्ण चरित्र वर्णन। ठीक है, आदिकाल इसके लिए जाना जाता है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन, ठीक है, बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, ठीक है, के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसमें अपने पिता गृहसेन, ठीक है, गृहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि अपभ्रंश नाम पहले कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर होगा बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है।
सिद्धों की द्रुत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। मेनली क्वेश्चन में यही लाइन आता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये किस लेखक ने कहा, या निबंधकार ने, या इतिहासकार ने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, ये आपको याद कर लेना है। ये मैं आपको एमसीक्यू में करा दूंगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना पंक्तियां, जितने भी जो जीर्ण शासन भाष्यु सो भई कही अब सारू, ये सब मैं आपको एमसीक्यू में करा दूंगा, जो मैं रविवार को लाने वाला हूँ, तो मैं आपको वहाँ करा दूंगा। ये सारे एमसीक्यूज हैं। एक थाल मोती से भरा, एक नार से अचरज किया, ये सब अमीर खुसरो के, ये सब एमसीक्यूज में आपको करा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ वृद्ध हिंदी। तो प्राकृत भाषा हिंदी का अर्थ क्या होता है? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ वृद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। जो विद्यापति थे ना, उन्होंने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। एक था पुरानी अपभ्रंश और दूसरा था बोलचाल की देसी भाषा का। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद करना है, 1 और 2, पुराने अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा। ठीक है, ये विद्यापति इस्तेमाल करते थे ये दो भाषाओं का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि गाहा या गाथा किस भाषा को बोध करता है? तो ये प्राकृत को बोध करता है। ठीक है, प्राकृत को बोध करता है। दोहा या दुहा ये अपभ्रंश, ठीक है, या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया दोहा या दुहा किस भाषा को बोध करता है, तो ये अपभ्रंश नहीं आता, लोक प्रचलित काव्य भाषा भी आ जाता है, अपभ्रंश भी आ जाता है, लोक प्रचलित काव्य भाषा भी आ जाता है। तो आपको इस तरह से याद करना है। भरत मुनि 20वीं 3री शती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ठीक है, भरत मुनि जो थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, अगर आप आगे हम पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि उन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देसी भाषा ही कहा था। ठीक है, अपभ्रंश नाम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, देश भाषा नाम उन्होंने इस्तेमाल किया था। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी, ठीक है, विक्रम की 7वीं सदी से होने लगा था। ठीक है, इसकी जो रचना है ना, ये अपभ्रंश की रचना 7वीं शताब्दी से ही होने लगा था। क्वेश्चन आ जाता है कि कब होने लगा था, किस शताब्दी में होने लगा? तो 7वीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं 84 सिद्धों के ये नाम। 84 मतलब 84 सिद्ध थे, सिद्ध साहित्य के, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले आते हैं लुइपा, वो कायस्थ थे। ठीक है, कायस्थ थे उनकी जाति। लिलिपा, फिर दूसरे लिलिपा आते हैं, फिर बिरूपा, डोम्भिपा, ये क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय थे ये। फिर आते हैं सबरप्पा भी क्षत्रिय थे। फिर आते हैं सरहपा, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, ये ब्राह्मण थे। कंकालिपा, ये शूद्र थे। ठीक है, मीनपा, ये मछुआ थे। गोरक्षपा, चौरंगीपा, ये राजकुमार थे। वीणापा, ये भी राजकुमार थे। शांतिपा, ब्राह्मण थे। तंतिपा, तंतुआ थे। चमारिपा, चमकार थे। खड़गपा, ये शूद्र थे। तो जितने भी पा, जहाँ पे पा लग जाता है ना, वहाँ पे वो सिद्ध मुनि होगा। ठीक है, वो सिद्ध कवि होगा, सिद्ध साहित्य का कवि होगा वो। जहाँ पे पा आप देख रहे हैं एग्जाम में आ जाता है कि पा
शब्द किस साहित्य के साहित्यकारों के नाम के पीछे लगता है, तो वो सिद्ध साहित्य, ठीक है, सिद्ध साहित्य के जो कवि और हुआ करते थे उनके नाम के पीछे पा लगता है, ठीक है, भलह पा, नलिन पा, ठीक है, कण्ह पा, ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, कण्ह पा, ये कायस्थ थे, ये भी एग्जाम में आ जाता है, कण्ह पा। तो जितने भी है ये सब मैं भी आपको मल्टीपल चॉइस में करा दूंगा, जो मैं इस रविवार को लाने वाला हूँ, या फिर अगले रविवार को। मैं हर रविवार को MCQs लाऊंगा, तो उसमें भी इसे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब वहाँ पे देख लीजिएगा। तो 84 थे वो, ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाता है कितने सिद्ध थे, सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 यानी 84, ठीक है, 84 सिद्ध थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरह, ठीक है, सरहपा, हिंदी में सबसे सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे, ठीक है, इनको सरह भी कहा जाता है, सरोज ब्रज भी कहा जाता है, ठीक है, इनके बहुत सारे नाम है, तो सरोज ब्रज इनका एक महत्वपूर्ण नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ, तो क्वेश्चन आ जाता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा से हुआ, तो वज्रयान, ठीक है, वज्रयान शाखा से महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ठीक है। महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व, तो अर्थ इसका है महास्वरूप का, महासुख का सॉरी, आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व, ठीक है, आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, ठीक है, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है, ठीक है, जो नाथ पंथ है गोरखनाथ का वो वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, ठीक है, गोरखनाथ ने ही हठ योग का प्रवर्तन किया था। एग्जाम में आ जाता है कि किसने हठ योग का प्रवर्तन किया, तो आंसर है गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ ही हठ योग के प्रवर्तक हैं। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, ठीक है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है, ठीक है, एग्जाम में आएगा कि वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ है, तो भारत का पूर्वी भाग, ठीक है, भारत का पूर्वी भाग वज्रयानियों का लीला क्षेत्र है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया, ठीक है, जहाँ वज्रयानियों ने अपने लीला क्षेत्र रखा भारत का पूर्वी भाग, तो गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया पश्चिमी भाग, खास करके पंजाब और राजपूताने के आसपास के एरिया में उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार किया, ठीक है। नाथों की संख्या 9 है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। 84 सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 यानी 9। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, ठीक है, नवनाथ, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। नाथों को क्या कहा जाता है, नवनाथ कहा जाता है, क्योंकि 9 उनकी संख्या 9 थी। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रंथ में या किस संग्रह में नवनाथ का नाम का वर्णन है, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनके नामों का वर्णन है, जैसे नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन पहले नंबर, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ होगा, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं MCQ में भी लाऊंगा इसको, चिंता मत कीजिए। अब आता है अपभ्रंश साहित्य, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, हमने पहले क्लास में पढ़ा है, आपने अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। मैंने कहा है कि मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो जो राम कुमार वर्मा थे ना, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, उन्होंने माना है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू थे, ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है उनके हिसाब से, राम कुमार वर्मा जी के हिसाब से।
स्वयंभू 8वीं सदी, ठीक है, 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। तो इनका जो समय है स्वयंभू का वो माना गया है 783 ईस्वी यानी 8वीं सदी, ठीक है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला है परमचर्यु, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। फिर इट्ठोणेमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद, ठीक है, ये 3 आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। मेनली आपका आ जाता है परमचर्यु। परमचर्यु किसने लिखा, तो आपको आंसर देना है स्वयंभू, ठीक है। या फिर आ जाता है इट्ठोमेनी चर्यु किसने लिखा, और स्वयंभू छंद में तो स्वयंभू है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको याद करने में। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा स्वयंभू। ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है, ठीक है। स्वयंभू की जो भाषा थी वो देसी भाषा थी। स्वयंभू के परमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि परमचर्यु जो स्वयंभू ने लिखा उसको पूरा किसने किया, तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया। परमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, ठीक है। परमचर्यु में राम का जो चरित्र उसको विस्तार से वर्णित किया गया, यानी राम चरित्र के बारे में बताया गया है परमचर्यु में, ठीक है। शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी में पुण्य या पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शिवसिंह सेंगर ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो इसका आंसर होगा पुंड, ठीक है। पुंड या पुष्प, ये इन्होंने इसको माना है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। किस ग्रंथ के हिसाब से, शिवसिंह सरोज, ठीक है, शिवसिंह सरोज ने जो लिखा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो पुष्य थे ना, वो उनके हिसाब से पुष्यदंत है, कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ, ठीक है। सामान्यतः धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी या 10वीं शती में हुआ। जो आमतौर पर माना जाता है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम में। 63 महापुरुष गुणालंकार, नया कुमार चरियु तथा जसहर चरियु, ठीक है, मेनली ये आ जाता है जसहर चरियु। जसहर चरियु किसने लिखा, तो पुष्पदंत जी ने लिखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नया कुमार चरियु किसने लिखा, तो पुष्पदंत जी ने लिखा। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो शॉर्ट वर्जन है, इसका शॉर्ट नेम है वो है महापुराण। महापुराण से भी इसको जाना जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि महापुराण किसने लिखा, तो पुष्पदंत जी ने लिखा, ठीक है। पुष्पदंत जी ने महापुराण की रचना की है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है, ठीक है। इसमें 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो किस छंद का प्रयोग पुष्पदंत जी ने किया है अपने चरित्र काव्यों में, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका आंसर है चौपाई छंद, ठीक है, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। उन्होंने विशुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य की रचना की है पुष्पदंत जी ने। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था, ठीक है। एग्जाम में आता है कि चौपाई जो है कितने मात्राओं का छंद है, तो ये 15 यानी 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसको हिंदी का भवभूति कहा जाता है, तो पुष्यदंत जी को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, ये एग्जाम में आ जाता है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है, ठीक है। किन्होंने भाखा की जड़ कहा है पुष्य कवि को, तो शिवसिंह सेंगर जी ने कहा है, जिन्होंने शिवसिंह सरोज ग्रंथ लिखा था
उन्होंने कहा है भाखा की जड़। ठीक है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो इन्होंने अपने आप को विभूषित किया है इन नामों से, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे, किन्होंने अपने आप को इस नाम से विभूषित किया है। तो पुष्यदंत जी ने, ठीक है, पुष्यदंत जी ने किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परिकप्पा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धतियाँ बंध का प्रवर्तन तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। ये भी इतना एग्जाम में आता नहीं है। पद्धति 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है। कितने मात्राओं का मात्रिक छंद है? तो 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों का पद्धतियाँ बंध कहा गया है। ठीक है। पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति थे। तो एग्जाम में आ जाता है कि किसके सभापति थे पुष्यदंत? तो महामात्य भीम के सभापति थे। जो राजा प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य थे भीम, उनके सभा कवि थे पुष्यदंत। ठीक है। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभारत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल जी को किन्होंने सरस्वती की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा मुंज के कवि सभारत्न मुंज जी ने दी थी सरस्वती की उपाधि। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। ये एग्जाम में आ जाता है कि भविष्यत कहा की रचना किसने की? तो धनपाल जी ने की। ठीक है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? एग्जाम में आएगा, तो इसका आंसर होगा उपदेश रसायन रास। ठीक है, उपदेश रसायन रास, जो जिनदत्त सूरी जी ने लिखा है। कब लिखा है? 12वीं शताब्दी। ठीक है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है? तो वो है उपदेश रसायन रास। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री सलिभद्र सूरी को है। तो सलिभद्र सूरी जी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा था। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा किसने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की? सलिभद्र सूरी जी ने लिखी। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। तो उपदेश रसायन रास जो है वो 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। ठीक है, पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? एग्जाम में आ गया, तो इसका आंसर होगा संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है, संदेश रासक को किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कहा जाता है, जो देसी भाषा में लिखा गया है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। ठीक है, संदेश रासक में क्या है? इसमें किसकी कथा वर्णित है, किसकी कहानी पर प्रकाश डाला गया है? तो वो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी। ठीक है, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह का कथा वर्णन किया गया है। ठीक है, विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। ठीक है, संदेश रासक का समय
मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है, तो वो है मुनि राम सिंह। ठीक है, मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। तो डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव जो है, आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। ठीक है, मुनि राम सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की। तो एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किन्होंने पाहुर दोहा की रचना की। तो इसका आंसर होगा मुनिराम सिंह जी ने। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की आरंभ किस कवि से माना जाता है, तो वो है कवि जोइंदू, 6ठी शताब्दी से। ठीक है, जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। ठीक है, उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं दोनों, परमात्म प्रकाश और दूसरा योगसार। ये आता है एग्जाम में कि परमात्म प्रकाश और योगसार के कवि कौन है, तो वो है जोइंदू। ठीक है, जोइंदू। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, उन्होंने 9 कवियों को आदिकाल के अंतर्गत शामिल किया है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। पहले नंबर पर आते हैं पुष्य कवि, दूसरे में आते हैं खुमान सिंह, फिर केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। ठीक है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होंगे, ये मैं आपको संडे के दिन करा दूंगा। तो आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, पहला है अपभ्रंश और दूसरा है देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। अपभ्रंश की रचनाएं, जो अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं वो है विजयपाल रासो। ठीक है, विजयपाल रासो। फिर आता है हमीर रासो, फिर कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता कीर्ति पताका के लेखक हैं विद्यापति, यह आपको याद करना है। फिर दूसरे नंबर आता है देसी भाषा काव्य। ठीक है, तो देसी भाषा में जो रचनाएं या काव्य लिखे गए वो हैं खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जमयंग जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसे आल्हा का मूल रूप भी कहा जाता है, या आल्हा उदल भी कहा जाता है उसको, खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ठीक है, ये 8 जो हैं वो देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं और बाकी जो ऊपर थे वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। इन्होंने भी 9 कवियों को शामिल किया है आदिकाल के अंतर्गत। हेमचंद्र कवि के बारे में पढ़ते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा, ठीक है, सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, तो जो हेमचंद्र कवि थे वो गुजरात के सोलंकी राजा, ठीक है, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, ठीक है, जयसिंह नाम याद रखिएगा, और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। ठीक है, आचार्य हेमचंद्र का जो व्याकरण था उसका नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। कभी कभी सिर्फ शब्दानुशासन भी आ जाता है, तो इसका जो आंसर होगा किन्होंने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा, तो वो होगा आचार्य हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सिद्ध हेम नाम से भी इसे माना जाता है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ठीक है,
जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, ठीक है, ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म हुआ था 1088 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। हेमचंद्र की अन्य पुस्तकों का नाम, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम भी हैं, वो भी एग्जाम में आ जाता है। कुमारपाल चरित्र, ये आता है एग्जाम में। कुमारपाल चरित्र किसने लिखा था? हेमचंद्र जी ने लिखा। योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छेदोनुशासन और देसी नागमाला कोश, ये भी आ जाता है। देसी नागमाला कोश किस कवि की रचना है? तो वो है हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसको प्राकृत का पाणिनि माना जाता है? तो वो है हेमचंद्र, ठीक है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक ग्रास्य काव्य की भी रचना की है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। अब सोमप्रभ सूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सोमप्रभ सूरी थे वो गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, ठीक है, जिनका आविर्भाव 1252 ईस्वी संवत में माना जाता है, ठीक है। तो इनका जो आविर्भाव है वो 1252 ईस्वी माना जाता है। एक प्रसिद्ध जैन साधु थे सोमप्रभ सूरी गुजरात के, ठीक है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा? तो इसका आंसर होगा सोमप्रभ सूरी, ठीक है। नाम एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, ठीक है, ये गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य है। जैनाचार्य मेरुतंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है मेरुतुंग जी का नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। तो किस भाषा में उन्होंने इसका रचना किया? संस्कृत भाषा में, ठीक है, मेरुतुंग जी ने। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, ठीक है। तो जो प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है इसमें कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज, ठीक है, भोज राजा और उनके चाचा मुंज के कहे कुछ पद भी हैं, ठीक है, कुछ दोहे भी हैं। राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कुछ दोहे हैं प्रबंध चिंतामणि में, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि दुहा विद्या किस अपभ्रंश काव्य को कहा जाता है? तो वो है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। ये माना जाता है कि अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। तो अपभ्रंश से पहले जो है वो दोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। किन्होंने प्राकृत पेंगलम का संग्रह किया? तो वो थे लक्ष्मीधर, ठीक है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलित किया गया है, ठीक है। तो प्राकृत पेंगलम में ये जितने भी कवि हैं मानो जैसे विद्याधर, सारंगर, जज्जल, बब्बर, इन सभी के रचनाओं को संकलित किया गया है, ठीक है। प्राकृत पेंगलन में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। तो प्राकृत पेंगलन में दोनों भाषा प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि किसने प्राकृत पेंगलम की टीका लिखी? तो वो है वंशीधर, ठीक है। सारंगर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे, ठीक है, ये अच्छे एक सूत्रकार भी थे सारंगर जी। सारंगर ने सारंगर पद्धति के नाम से एक सुभाषित
संग्रह बनाया। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आपको याद रह जाएगा। सारंगर नाम आ जाता है सारंग पद्धति में। अगर क्वेश्चन आ गया कि सारंगर पद्धति किसने लिखा, तो वो है सारंगर। ठीक है, सारंगर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलन के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगर को बताया। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने हम्मीर रासो के ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगर को बताया। किस ग्रंथ के आधार पर? प्राकृत पेंगलम। ठीक है, राहुल संस्कृतायन ने जज्जल नामक किसी एक कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। ठीक है, तो राहुल संस्कृतायन जी ने जज्जल नामक एक कवि को इसका रचयिता माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विवृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ जो राहुल संस्कृतायन ना, उन्होंने हमीर रासो को जज्जल नामक किसी एक कवि का रचयिता घोषित किया है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हमीर शब्द जो है वो अमीर का एक विवृत रूप है। तो एग्जाम में आ जाता है कि किन्होंने हमीर शब्द को अमीर का विवृत रूप माना, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बताया था। सारंग पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। तो ये सारंगर पद्धति है, उसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वो एक संस्कृत भाषा में लिखा गया पद्य कोश है, परंतु उसमें बीच बीच में देश भाषा भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित ये श्लोक उल्लेख योग्य है। तो ये श्लोक है उनका, जो उन्होंने सारंगर पद्धति की प्रशंसा में लिखा है। ये आपको हम रविवार को करा देंगे, संडे को करा देंगे मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ठीक है, तो किन्होंने सारंगर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता किन्होंने माना है? तो वो है बच्चन सिंह ने। ठीक है, बच्चन सिंह, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने अनुमान लगाया कि सारंगर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल पार्ट 3 का शुरुआत हम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और भूलेगा मत, इस संडे को मैं 100 MCQs लाने वाला हूँ। इस संडे को नहीं, हर एक संडे, जितनी भी हर संडे को यानी हर वीकेंड को मैं 100 MCQs लाऊंगा। हिंदी साहित्य से जुड़ा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जुड़ा, भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं MCQs आपसे करवाता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।